नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, ये मेरे CDP के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, जिनसे कि हम आज क्विक रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो गाइस, बात करें वृद्धि और विकास की, तो वृद्धि और विकास को हम अंतर से समझेंगे, नहीं डिफरेंसेस से समझेंगे। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है आपका बाहरी और चेंज इन शेप। तो गाइस, बाहरी और चेंज इन शेप का मतलब क्या है? तो ग्रोथ जो होती है यानी वृद्धि जो होती है वो बाहरी होती है, यानी वो चेंजेस जो हमें दिखाई देते हैं, हमारी शेप के अंदर चेंज होना। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको वहाँ पर एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब होता है चेंज इन शेप। अगर शेप हमारे बॉडी शेप से जुड़ी हुई कोई भी चेंजेस या चीज़ के बारे में अगर जिक्र किया गया है तो वहाँ पर आपको वृद्धि ही टिक करना है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों की, जैसे हाइट का बढ़ना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो वृद्धि है। ठीक है, वजन का बढ़ना क्या है? वृद्धि है। लेकिन वहीं विकास जो होता है वो आंतरिक होता है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे अब हमारे अंदर परिपक्वता आती है, यानी मैच्योरिटी आती है, हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो ये क्या है? हमारी क्वालिटी है, हमारे जो गुण होते हैं वो विकास का एक पार्ट है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हमारे अंदर संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी आती है, सही डिसीजन ले पाते हैं, ईमानदारी है, ये गुण है। तो ये क्या है? हमारे विकास का पार्ट है। ठीक है, मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास होता है, आप सभी ने पढ़ा है। तो वो चीज़ जो हम देख नहीं सकते वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी विकास का पार्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वृद्धि जो होती है बाहरी होती है। ठीक है, चेंज इन शेप यानी शेप में जो चेंजेस होते हैं हमारे वो आती है। और यहाँ पर क्या है? डेवलपमेंट व्यवहार से जुड़ा होता है, व्यवहार में परिवर्तन जो भी होता है वो विकास है। और ये कैसा होता है? आंतरिक होता है, हम इसे देख नहीं सकते। अब हम बता थोड़ी ना सकते हैं, हाइट को तो हम बता सकते हैं कि भाई हमारी आधा इंच हाइट बढ़ गई या 1 इंच हाइट बढ़ गई, तो वो आप मेज़र कर सकते हो। या इसी तरह से हम एज को भी मेज़र कर सकते हैं। भाई हम लास्ट ईयर 20 साल के थे, अब 21 साल के हैं, तो क्या है? वृद्धि को मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन व्यवहार को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, व्यवहार के अंदर यानी विकास के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है विकास यानी मतलब वृद्धि यानी रुक जाती है। तो वृद्धि क्या होती है गाइस? रुक जाती है। रुक जाती का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे आप सभी को पता होगा कि 16, 17, 18 के बाद जो हमारी हाइट है उसमें ग्रोथ होना मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वृद्धि नहीं हो पाती है हमारी। तो इसी तरह से, लेकिन जो विकास होता है ना वो समय के साथ चलता रहता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है, विकास जो होता है हमारा मृत्यु तक चलता है, यानी जैसे आपने सभी ने देखा होगा, जैसे मानसिक विकास है वो क्या है? मृत्यु तक चलता है। हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, अलग अलग स्किल सीखते हैं, तो वो क्या करता है? हमारा विकास करता है। तो यानी विकास जो होता है वो व्यापक होता है, लास्ट तक चलता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। तो इसलिए वृद्धि क्या है? एक संकुचित यानी छोटी टर्म है। ठीक है, लेकिन विकास जो है एक व्यापक टर्म है, क्योंकि विकास के अंदर सभी तरह के विकास आ जाते हैं, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नए निश्चित क्रम और नए निश्चित दिशा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि जो वृद्धि होती है हमारी क्रमिक होती है, यानी इसके अंदर एक क्रम तो होता है लेकिन क्या एक निश्चित नहीं है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है मतलब वृद्धि क्या है। अब जैसे शैशवावस्था में वृद्धि होती है तो तेज होती है, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है यानी बाल्यावस्था में फिर धीमी हो जाती है, फिर उसके बाद 11 वर्ष के आसपास हमारी हाइट फिर तेजी से बढ़ती है, फिर जब मैच्योरिटी यानी 18 साल के आसपास हाइट है वो रुक जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ होती है, यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि वृद्धि के अंदर जो सीक्वेंस होता है मतलब निश्चित क्रम होता, मतलब क्रम होता है या नहीं होता। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्रमिक तो प्रक्रिया है वृद्धि, लेकिन निश्चित नहीं है कि कब तेज होगी कब कम होगी, निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेज ही होती चली जाएगी, यानी शुरू में अगर हाइट बढ़ रही है तो बढ़ती ही चली जाएगी 40 साल तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में चलता है। जैसे भी जब हम 2 साल के थे तो हमारे पास कुछ थोड़ा सा शब्द भंडार था, यानी थोड़ी सी शब्दों के ज्ञान था हमें, लेकिन जैसे जैसे हम समाज के अंदर गए तो हमारे शब्द भंडार एज के साथ साथ बढ़ता चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में बढ़ता है, जबकि वृद्धि होती है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, निश्चित क्रम में नहीं होती, क्रम में होती है लेकिन निश्चित नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट है नए निश्चित दिशा और नए निश्चित लक्ष्य। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रोथ, अब जैसे दिशा का मतलब क्या है कि एक जैसे अगर हम कहीं वजन बढ़ना है तो वजन बढ़ना क्या है? वृद्धि का पार्ट है, लेकिन क्या है उसकी क्या दिशा निश्चित है? नहीं, कभी तो हमारे किसी तरफ से वजन बढ़ रहा है, कभी कभी वजन बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कभी हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो वो क्या है? निश्चित दिशा नहीं है। ठीक है, किस दिशा में वृद्धि हो जाएगी पता नहीं है, कभी हाइट बढ़ती है कभी वजन बढ़ता है, तो निश्चित नहीं है दिशा।
ठीक है। इसी तरह से ध्यान रखना है कि इसका लक्ष्य निश्चित नहीं होता। और यहाँ पे क्या है कि निश्चित दिशा भी होती है, निश्चित क्रम होता है और निश्चित इसका लक्ष्य है। भाई विकास का लक्ष्य क्या है, यानी हमें परिपक्वता तक ले जाना है, ठीक है। तो इसलिए एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित लक्ष्य के साथ चलता है और एक निश्चित दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। इसी तरह से बात करेंगे वृद्धि की, तो ये डायरेक्ट मेजर की जाती है। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आपको मापन जिसका हम कर सकें, जैसे हमारा 5 किलो वजन बढ़ गया है, ठीक है, या आधा इंच हाइट बढ़ गई, तो ये क्या है, इसको डायरेक्ट मेज़र किया जा सकता है। लेकिन विकास को मेज़र नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं अब इसी तरह से इसके अंदर रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक। कैसे परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा ये विवृद्धि सूचक है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि बढ़ेगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। लेकिन जबकि विकास जो होता है वो नेगेटिव भी जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 10th तक बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं में उनका जो आसपास का माहौल होता है वो ख़राब होता है, ठीक है। गलत संगति होती है जिसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट हो तो रहा है लेकिन गलत दिशा में हो रहा है, ठीक है। गलत एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि विकास जो होता है वो विनाशात्मक भी हो सकता है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है कि वृद्धि जो होती है हमेशा पॉजिटिव में जाएगी, यानी हाइट जब बढ़ेगी तो कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी लेकिन कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन विकास जो होता है वो क्या होता है, वो विनाशात्मक यानी गलत तरफ से जा सकता है, विनाशात्मक, ठीक है। बात करते हैं जैसे क्रमिक प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको बताया कि क्रम में होता है, निश्चित नहीं होता क्रम, ठीक है। जैसे शैशवावस्था में ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे हमारे जो वृद्धि होती है सबसे अधिक कब होती है, ठीक है, कौन सी एज में होती है। तो आपको ध्यान रखना है शैशवावस्था के अंदर सबसे तेज़ी से वृद्धि होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, फिर 11 वर्ष में एकदम से फिर से तेज़ी से वृद्धि होने लगती है शरीर के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे अंगों का बढ़ना होता है, ठीक है, हाइट का बढ़ना होता है, तो 11 वर्ष में फिर तेज़ी से होती है और परिपक्वता पे हमारा रुक जाती है। बात करते हैं गाइस अब इसके प्रभावित करने वाले कारकों की। तो यहाँ पर क्या है, 3 कारक है, मेन यहाँ पर 3 कारक होते हैं, 3 पार्ट में इनको डिवाइड होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन फिर बनेगा गाइस, आपको ध्यान रखना है 3 कारक कौन कौन से हैं। जैसे एक तो जैविक यानी वंशानुक्रम, ठीक है, जो भी जैविक वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी वाली चीज़ें जो हमें इफेक्ट करती है। दूसरा हमें क्या इफेक्ट करता है, वातावरण इफेक्ट करता है, यानी जिस माहौल में हम रहते हैं वो इफेक्ट करता है। लास्ट है हमारा जनसंचार, यानी जो हमारे जिसके थ्रू हमारे कम्युनिकेशन वगैरह होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जैविक वंशानुक्रम। अब मैंने यहाँ पर इन्हें 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपका शारीरिक रचना। शारीरिक रचना के अंदर क्या आता है, जैसे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुंदरता किसका पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। अब सुंदरता क्या है, वो बाय बर्थ होती है, ठीक है, जिसका किसी का रंग सफ़ेद होता है, किसी का काला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, या कोई ज़्यादा सुंदर होता है, कोई ज़्यादा सुंदर नहीं होता, तो मतलब ये क्या है, सिर्फ एक शारीरिक रचना है, ठीक है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ये सब क्या है, शारीरिक रचना है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, वंशानुक्रम यानी जैविक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैविक चीज़ें हैं, यानी वंशानुक्रम है जो हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा मिली है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट, इसके अंदर अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथें क्या करती हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथें क्या करती हैं, रिलीज हार्मोन, यानी ये हार्मोन को रिलीज करती हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या काम होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना। अब ये हार्मोन को जब रिलीज करती है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो क्या होता है, ये हमारे खून के अंदर मिल जाती है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर मिल जाती है, और साथ में ये हार्मोन्स होते हैं तो ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि ये बॉडी पार्ट्स के अंदर गतिशीलता पहुंचाते हैं। तो मेन काम क्या है इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, कि हमारे बॉडी पार्ट्स को यानी हमारे शरीर के अंगों को गतिशीलता देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका पार्ट है, वंशानुक्रम या जैविक का पार्ट है। क्या करते हैं, इसका क्या काम है, गतिशीलता पहुंचाना। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट थायराइड की। थायराइड ग्लैंड क्या होती है गाइज, पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है, यानी और कहाँ पाई जाती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवा के मूल में, ठीक है, यानी हमारी जो जिह्वा होती है यानी जीभ होती है उसके मूल में पाई जाती है, और श्वास नली के सामने, तो ये इसका स्थान है, यहाँ ध्यान रखना है। इसी तरह से अब इसके 2 तरह से स्राव होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड का अधिक स्राव होता है तो व्यक्ति चिंतित और उत्तेजित रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। उसी तरह से अगर इसका स्राव कम होता है तो यहाँ पर हमें थकान महसूस होती है। बात करते हैं थर्ड ग्लैंड की, तो यहाँ पर है एड्रनल। एड्रनल
होती है एड्रेनल ग्लैंड। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, एड्रेनल ग्लैंड को आपको इंग्लिश में ही याद रखना है क्योंकि आपसे एज इट इज़ पूछा जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, ये इमोशन से रिलेटेड होती है। अब आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी हार्मोन से रिलेटेड होती है, गतिशीलता से रिलेटेड, थायराइड पर्सनैलिटी से यानी व्यक्तित्व से रिलेटेड, एड्रेनल इमोशन से रिलेटेड। तो इमोशन से रिलेटेड होती है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अगर वही सेम है इसका थायराइड की तरह, अगर अत्यधिक स्राव होता है तो उत्तेजना आ जाती है और कम स्राव होता है तो यहाँ पर व्यक्ति उदासीन थकान महसूस करने वाला होता है। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि रिलेशन किससे है, ये माइंड में वर्क करती है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, माइंड में वर्क करती है, यानी इसका जो रिलेशन होता है वो माइंड से होता है, हमारे मस्तिष्क के होता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी कुछ स्त्रावी जो ये अन्य जो हमारी स्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके ऊपर कार्य करती है, ठीक है। तो यानी कि उनको कंट्रोल करने का काम करती है, बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तरह से था। तो इसी तरह से वातावरण के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। जैसे हमारा परिवार होता है, फैमिली, या हमारा स्कूल होता है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो वातावरण है। सिंपल बेसिक्स है। यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो वंशानुक्रम है, यानी जैविक वाली है। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, और या हम कह सकते हैं जैविक। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो किस ग्रंथि का क्या काम है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसी तरह से गाइस जनसंचार माध्यम, अब जनसंचार माध्यम में कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा जो भी है रेडियो है, टेलीविज़न है, या ऑडियो विजुअल एड्स है जिनके थ्रू हम सीख रहे हैं, तो वो क्या है, जनसंचार माध्यम है। तो ये चीज़ें हमारे जो विकास को या वृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ध्यान रखना है। एक तो होता है हेरिडिटी वाला यानी वंशानुक्रम या जैविक जिसको बोलते हैं, सेकंड वातावरण इफेक्ट करता है, और थर्ड हमारे जनसंचार माध्यम हमें इफेक्ट करते हैं। अब गाइज यहाँ पर बात करते हैं हम सिद्धांतों की, यानी बाल विकास के जो भी सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पर सामाजिक विकास की। तो मैंने आपको कई बार क्या होता है गाइज, हम पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा सिद्धांत किसके लिए। या जैसे ब्रोनोस्फेयर से पूछ लेगा कि ब्रोनोस्फेयर का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, संज्ञानात्मक से, नैतिक से, भाषा विकास से, या आपके सामाजिक विकास से। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है सामाजिक विकास से, क्योंकि इन्होंने परिस्थितियों को, सिचुएशन को बताया था, ठीक है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है इनका। इसी तरह से एरिक एरिक्सन ने परिस्थितियों से जुड़ी हुई चीज़ें बताई थी, ठीक है, जिसको हम 8 अवस्था सिद्धांत कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है सामाजिक विकास के अंदर ब्रोनोस्फेयर और एरिक एरिक्सन। इसी तरह से नैतिक विकास के अंदर कोहलबर्ग और प्याजे, भाषा विकास के अंदर चोम्स्की। तो भाषा विकास को जरूर पढ़ना है, चोम्स्की का सिद्धांत हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो गाइस यहाँ पर आता है ब्रोनोस्फेयर का सिद्धांत। ब्रोनोस्फेयर का सिद्धांत क्या है, इसको हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब है परिस्थिति परक सिद्धांत, यानी इन्होंने परिस्थितियों को बताया था। समाज के अंदर 5 तरह के, हमारा एनवायरनमेंट के अंदर 5 तरह की परिस्थितियां होती हैं, जिसे हम लघु मंडल, वृद्ध मंडल कहते हैं, ठीक है। तो परिस्थिति परक सिद्धांत इसको कहा गया था। इसकी व्याख्या इन्होंने किस संदर्भ में व्याख्या की है, तो इन्होंने सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की है, यानी हमारे आसपास जो परिस्थिति होती है उसके संदर्भ में व्याख्या की है। साथ ही साथ इन्होंने किसको इंपॉर्टेंट बताया, तो एनवायरनमेंट को यानी वातावरण को इंपॉर्टेंट बताया। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से बात करते हैं तो इन्होंने कितने तंत्र बताए थे, तो 5 तंत्र बताए हैं, ठीक है। यानी एनवायरनमेंट के, वातावरण के 5 लेवल बताए हैं। लघु मंडल है, लघु मंडल के अंदर क्या होता है, शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्लोजेट, यानी जो एनवायरनमेंट जिससे एक बच्चा अंतःक्रिया करता है, यानी इंटरेक्ट करता है। अब सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कब करता है, कहाँ करता है, तो आपको पता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन कहाँ मिलता है उसको, सबसे पहले वो बातचीत कहाँ शुरू करता है, स्कूल से, परिवार से और अपने दोस्तों से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसका लघु मंडल यानी उसकी सबसे नज़दीक जो वातावरण होता है वो कौन सा होता है, वो लघु मंडल होता है, माइक्रो सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट अंतःक्रिया करता है, डायरेक्ट उसको वो चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे स्कूल, परिवार और दोस्त। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। बात करते हैं तो ये लघु मंडल के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बात करते हैं मेसो की। तो इसके अंदर ये गाइस आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह की टर्म लिखी मिलेगी मेसोमंडल। तो आपको ध्यान रखना है कि मेसोमंडल कौन सा है, तो माइक्रो के कारकों के आपसी रिलेशन या अनुभूतियों को बताता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा आएगा आपको स्टेटमेंट, ठीक है, कि लघु मंडल के अंदर जो भी अनुभूतियाँ होती है या जो कारकों के आपस में रिलेशन होते हैं, ठीक है, जैसे व्यक्ति से परिवार किस तरह से जुड़ा हुआ है, या व्यक्ति से जो उसके दोस्त हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, या स्कूल किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो अनुभूतियाँ, वो रिलेशन मेसोमंडल में आते हैं। इसी तरह से गाइस बात करते हैं
एक्सो की यानी वृद्ध मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड स्वयं नहीं होता, यानी बच्चा जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर उसका पार्ट नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें उसके विकास को इफ़ेक्ट करती ही करती हैं। जैसे पेरेंट्स का वर्क ऑफिस। अब जैसे यहाँ पर गाइस ये हो जाता है, जैसे अभी कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई बच्चा है, तो उसके जो फैमिली है, ठीक है, उसके मतलब पेरेंट्स हैं, वो लगभग 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको समय ही नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका विकास प्रभावित होता है, ठीक है, उसका मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स का वर्क ऑफिस है या कोई धार्मिक संगठन है। अब जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे किसी के माता पिता धार्मिक संगठनों से जुड़े होते हैं, तो उसके मस्तिष्क पर, एक बच्चे के मस्तिष्क पर शुरू से ही धर्म का इफेक्ट देखा जा सकता है, या पेरेंट्स का कम टाइम मिलना। तो ये तीनों क्या है, एक्सोमंडल का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि जिसमें बच्चा स्वयं नहीं होता लेकिन वो प्रभावित होता है उन चीज़ों से, उन कारकों से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोमंडल। ये इंग्लिश में, हिंदी में एज इट इज़ ही मिलने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट मैक्रो की। तो मैक्रो के अंदर कुछ नहीं है, जो मूल्य होते हैं ना वो होते हैं, जैसे सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, हमारी समाज की जो प्रथाएं हैं। अब जैसे दहेज प्रथा चल रही है या कोई और प्रथा है, ठीक है, जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, तो इसकी वजह से समाज कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, ठीक है, वो चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं व्यवहार में आती हैं, तो उसकी वजह से, तो ये क्या है, मैक्रोमंडल का पार्ट है। तो हमारे जो मूल्य या जो प्रथाएं होती हैं वो मैक्रोमंडल के अंदर आती हैं, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर व्यक्ति का आर्थिक या सामाजिक स्तर भी उसे इफेक्ट करता है, उसके डेवलपमेंट को। आपने देखा होगा कि जब हमारे आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब होती है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी देखने को मिलता है और हमारे मस्तिष्क यानी मानसिक विकास पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्तर यानी उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो होती है वो मैक्रोमंडल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ कुछ नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है, जो मूल्यों से जुड़ी हुई है, प्रथाएं वगैरह होती है, वो मैक्रोमंडल में आती हैं, ठीक है। जहाँ पर व्यक्ति खुद नहीं होता लेकिन कुछ अदर चीज़ें उसको इफेक्ट करती, वो एक्सो के अंदर आती है, ठीक है, जैसे पेरेंट्स का वर्किंग ऑफिस वगैरह। इसी तरह से जो आपसे रिलेशन होते हैं परिवार के साथ, बच्चे के या दोस्तों के साथ, विद्यालय के साथ, वो एक्सो के अंदर, मैसो के अंदर आते हैं। और इसी तरह से अगर जिससे वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, वो माइक्रो के अंदर आते हैं। लास्ट है आपका क्रोमो, ठीक है। तो क्रोमो लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति नई नई और अनोखी अनुभूतियां करता है। तो गाइस ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट में जब हमारा बिल्कुल मैच्योरिटी आ जाती है, लगभग 50 के आसपास, 50 की एज हो जाती है, जब 50 की जब कोई व्यक्ति है वो 50 के आसपास की उम्र ले लेता है, तब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होता है कि जो आसपास का जो वातावरण है उससे काफ़ी आगे चला जाता है व्यक्ति, ठीक है, तो वो समाज के बारे में सोचने लग जाता है। तो स्टूडेंट की, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था क्रोमो के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, नई नई और अनोखी अनुभूतियाँ करता है। तो यहाँ पर आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। तो ये 5 लेवल हैं, 5 मंडल हैं, 5 तंत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ब्रोनोस्फेयर का प्रिंसिपल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।